अच्छा, डेविड रसेल का ना, तो मैंने आपको काफ़ी सारे सिनेरियो बता दिए, और ये उनका ना फ़ेवरेट ओएसटी वाले ना, वो आप मैं आपको उनकी एक साइकिल बताऊँ, एग्ज़ाम में ऐसा आपको पता है, ऐसा तो कभी भी नहीं बनाएँगे। लैब में तो रखेंगे ईटीसी पासवर्ड मिल गया आपको, डेटा वेसल मिल गया, देन ईटीसी पासवर्ड मिल गया, देन वही यूज़र वही पासवर्ड था, या आपको यूज़र नेम और रॉक यूज़ से डिक्शनरी टैग पे निकल आया। लैब ये आपकी खुशी लैब की हद तक की है। लेकिन एग्ज़ाम की हद तक ये खुशी नहीं है। एग्ज़ाम में वो क्या करेंगे, ये इतना सिंपल सिनेरियो नहीं रखेंगे, लेकिन उसमें आपकी वो स्मार्टनेस देखेंगे, बंदे का कोई मतलब दिमाग चलता है, तो वो उसमें ये होगा कि आपको जो मशीन मशीन की इनोवेशन है, मशीन बोलती है। मशीन इनोवेशन का मतलब है मशीन बोलेगी अपने बारे में। तो जब आपकी इनोवेशन अच्छी होगी ना, तो मशीन आपको काफ़ी चीज़ें बता रही होगी। तो जब वो चीज़ें बता रही होगी, तो आपको वो बता देगी कि मैं मेरे अंदर एक ईमेल सर्वर चलता है, या मेरे में डेटाबेस सर्वर चलता है, और इस डेटाबेस की फाइलें यहाँ पड़ी होती हैं, तो वो मतलब वो आपको फिर कोई ना कोई फाइल का हिंट दे देगी, ठीक है? और डेटाबेस में वो रखेंगे, तो वो कहीं न कहीं वो चीज़ ऐसी रखेंगे, तो उससे आपने रीड करनी होगी। अब मैं आपको एक रिसेंट एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अभी ओएसडब्ल्यू एग्ज़ाम दिया था, ठीक है? इसमें डेटाबेस का मसला था। एक आपको मैं सिनेरियो बता रहा हूँ, सही हो गया? अब डेटाबेस हमने निकाल लिया। अच्छा, अब वो सादा-सादा ईटीसी पासवर्ड नहीं था, ठीक है? और दूसरी बात है, वो थी मतलब लिनक्स की थी या विंडोज़ की थी। बहरहाल उसमें ईटीसी पासवर्ड, उसमें ना कोड में कंट्रोल लगे हुए थे, तो उसमें ये चीज़ें ब्लॉक हो रही थी। फॉरवर्ड स्लैश ब्लॉक हो रही थी, मुख्तलिफ तरह के पेलोड्स ब्लॉक हो रहे थे, ऐसा भी होता है। इसमें मैं हर्डल्स पे भी हम बात करेंगे, और ब्लॉक भी चीज़ें हो रही होती हैं। तो ख़ैर वो कोड देखा, उसका कंट्रोल देखा, उसको बायपास कर लिया, उसमें से हमने फ़ाइल रीड कर ली, ठीक है। ईटीसी पासवर्ड वाली लिनक्स की मशीन थी एग्ज़ैक्टली, ईटीसी पासवर्ड फ़ाइल रीड कर ली। अब मुझे था उसमें से क्या चीज़ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, पासवर्ड फ़ाइल तो मैंने रीड कर ली, अब मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, तो कोड मेरे सामने था, तो कोड रिव्यू हमने किया, कोड रिव्यू में से हमें एक फ़ाइल मिली, जो एन्क्रिप्शन में यूज़ होती थी। तो उससे हमें ये पता लगा। अब देखिए, अब मुझे वो एग्ज़ाम चूँकि ओएसडब्ल्यू है, तो उसका सिनेरियो कॉन्टेक्स्ट और है। तो मैंने कोड रिव्यू से मुझे वो फ़ाइल पता लगी कि यार, कोड रिव्यू में एक फ़ंक्शन था एन्क्रिप्शन का, एन्क्रिप्शन में आसान बता रहा हूँ, एग्ज़ैक्टली ऐसा नहीं था समझाने के लिए, कि एक की फ़ाइल थी। तो अब मुझे पता लग गया कि यार, ये की फ़ाइल है, इसका ये नाम है, इसकी ये लोकेशन है, वो सारा कुछ कोड से पता लग गया। तो मैंने वो फ़ाइल डेटाबेस से रीड कर ली। अब ओएससीपी में क्या होगा, कोड तो आपके पास नहीं होगा। तो ये जो कुछ वो उन्होंने बताना होगा, वो उसका वो आपको इन्यूमरेशन से मशीन बताएगी कि मैं ये चीज़ चला रही हूँ, मेरे में ये चीज़ हो सकती है। तो ये समझदारी आपने, डेटाबेस उनका फ़ेवरेट मसला है। इसमें वो, क्योंकि इसमें खेलने का उनके पास काफ़ी मौका है। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। फाइल्स टू रीड इस पे बात हो गई। नॉर्मली विंडोज़ में ना ये आ रही होती है, और वैसे आप अगर आप गिटहब पे देखेंगे ना डेटाबेस के पेलोड्स, तो उसमें भी से भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि लोग क्या रीड करना चाह रहे हैं। ठीक है ना? ये पढ़े हैं इस पे काफ़ी सारे, यहाँ से आप देख सकते हैं। एक हमारे साथ एक ग्रुप में ऐड है ये, अगर काइंडली एक नंबर ऐड हुआ था, वो काइंडली ये आप ये बता सकते हैं ये कौन है, ये 01 शफ़क़त आप हो ये? नहीं सर, ये मैं मेरी यूनिवर्सिटी की मेल। अच्छा, ठीक है। मैंने कहा जी कोई हैकर आ गया। ये हर दफा नुमान भाई जो है ना, ये बड़े हिडन काम करते हैं। हाँ, ये तो है। कुछ ना कुछ ऐसा नाम रख के आता है। ये मैं आपको खुरम भाई वाकया बताता हूँ। एक दफ़ा हम लोग ना कनाडा में ना पेन टेस्ट कर रहे थे, ठीक है? तो कनाडा में काम होता है रात को ना, तो मैंने नुमान को लगाया कि ये आप काम करो ना। इसने जी मशीन लॉगिन की, और अब मुझे ना, मैं सो गया, मुझे आधी रात को मुझे मैसेज कॉल या मैसेज आ रहे हैं जो हमारा सर्वर हैक हो गया। जो मैंने वो क्या हुआ, कह रहे ये पता नहीं S3P323 कोई हमारे पे बंदा आ गया। और मैंने कहा यार, ये S3P3T3 जो है ना, ये हमारा ही बंदा है। तो ये ऐसे काम करता है, ये ऐसे ही लोगों की ना नींदें उड़ाता है ये एक दफ़ा ये कर चुका है ये काम, लेकिन बाज नहीं आ रहा। अच्छा, ये जो है ना, ये आप देख रहे हैं। अच्छा, इसमें ना अभी हम इसको देखिए, फाइलें कौन सी, मुख्तलिफ तरह की फाइलें लोगों ने रीड करने की कोशिश की हुई है। ईटीसी इशू इसलिए उठा लेते हैं, इससे आपको मिल जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो ये आप थोड़ा सा वो भी कर सकते हैं कि जो लिनक्स का फाइल सिस्टम है, या विंडोज, इंटरेस्टिंग विंडोज फाइल या इंटरेस्टिंग लिनक्स फाइल, तो कुछ मिल सकता है, तो इसमें से आपको कोई काम की चीज़ मिल सकती है।
ये उन्होंने लोगों ने थोड़ी-सी पहले लिस्ट की हुई है, ठीक है? और इसमें एक पार्ट ये लिंक स्लाइड पे डाल दीजिए। ये रेफरेंस के लिए आप लोग अच्छा पेलोड जो है ना ऐसा आप आगे चलते हैं जी पेलोड की बात ना कि मतलब लिनक्स आपने रेड्रोसल का फाइल आपने रीड करनी है तो डिफरेंट तरह के पेलोड हो सकते हैं और पेलोड ही हो सकते हैं कि इस तरह भी होता है इस तरह से भी आप डॉट डॉट ये वाले भी चला सकते हैं ठीक है इसको इनकोड भी कर सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं इनको इनकोड कर सकते हैं और ऐसे से भी चला सकते हैं काफ़ी सारी तरह की ये पेलोड होते हैं ठीक है अच्छा अब ये जो चीज़ें ना नॉर्मली जो हम जब ब्लैक बॉक्स पेन टेस्टिंग करते हैं कन्वेंशनल टेस्टिंग करते हैं तो जब असल निकल आती है तो उसमें फिर हम डिफरेंट तरह की ये क्योंकि प्रोटेक्शंस लगी होती हैं तो ये मतलब सिंपली ये नहीं चल रहा होता तो ये ब्लॉक कर देता है कोड तो फिर आप डिफरेंट तरह की चीज़ें ट्राई करते हैं और वही चीज़ें आपको अगर आप गौर करें तो यहाँ पे जो शुरू में जो पार्ट नज़र आ रहा था ना वो ये तरह तरह की बाईपास डॉट डॉट की जगह ये लगा लें या ये लगा लें या ये अच्छा ये चीज़ें आपको ओएसीपी में करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ठीक है कमर्शियल पेन टेस्टिंग में ज़रूरत होती है ओएसीपी में इसलिए नहीं होती क्योंकि उसमें आपको मैंने बताया था कि आपको एक वनेबल एप्लीकेशन मिलेगी वो आपको एक्सप्लॉइट डीबी पे लैंड करेगी एक्सप्लॉइट डीबी पे ऑलरेडी उन्होंने पेलोड भी दिया हुआ होगा और ऑलरेडी उन्होंने उसका इनकोडिंग और लकी व्यू तो वो दी हुई होगी तो उस तरह आपको वो ज़रूरत नहीं पड़ती अदरवाइज कन्वेंशनल पेन टेस्टिंग में आपको इस देखिए इसमें ये हर्डल हो सकती है ना आपकी डेवलपर है आपने ब्लॉक कर दिया इसको ये नहीं चल रहा सही है मैंने जो हमारी एग्जाम में एप्लीकेशन आई हुई थी उसमें ये कोड लिखा हुआ था कि ये या मैं इसको ऐसे बता देता हूँ कि उसमें ये कोड लिखा हुआ था रिप्लेस लिखा हुआ था रिप्लेस का फंक्शन था उसमें उन्होंने लिखा हुआ था जब डॉट डॉट डैश आए तो उसको रिप्लेस कर दो एम्प्टी से क्या हो रहा था कि इससे जैसे ही आप पेलोड डालते थे ये वाला वो खत्म हो जाता था फाइल खुलती ही नहीं थी तो एप्लीकेशन लेवल पे काफ़ी कंट्रोल डले हो सकते हैं तो उसी कंट्रोल की वजह से ही डिफरेंट पेलोड होते हैं और देखिए ये बात आप बड़े गौर से समझ लीजिएगा कि चूंकि आप ब्लैक बॉक्स पेन टेस्टिंग कर रहे हैं आपको नहीं पता कि कोड क्या लिखा हुआ है इसी वजह से ब्लैक बॉक्स पेन टेस्टिंग में आपको हज़ार 500 चीज़ें ट्राई करनी पड़ती हैं क्यों कि आपको ये नहीं पता कि कोड किस तरह अगर आपको कोड पता लग जाए तो आप उसको कोड को देखते हुए अपना पेलोड बना सकते हैं अगर ये चीज़ ब्लॉक कर रहा है तो मैं अगर ये यूज़ करूंगा तो रिप्लेस फंक्शन में से मैं निकल जाऊंगा ठीक है अगर आपको कोड पता हो अगर आपको कोड नहीं पता तो फिर हिट एंड ट्रायल है इसीलिए ब्लैक बॉक्स पेन टेस्टिंग के अंदर एक जो हिट एंड ट्रायल है उसकी एक लॉजिकल जस्टिफिकेशन है ठीक है जब आपको चीज़ पता ही नहीं है कि पीछे क्या तो हिट एंड ट्रायल का जवाब बनता ही बनता है तो मतलब ये इसमें ना मतलब बेसिकली ये है इसमें इसका पॉइंट तो खैर ये रिवर्सल थी एक और भी एप्लीकेशन है इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ ये पासवर्ड फाइल रीड की हुई है ठीक है और कुछ एक्सप्लॉइट डीबी के एक्सप्लॉइट आपको मैं दिखा देता हूँ ठीक है ये अच्छा इसी में ना अगर हम चाहें ब्रेक ना कर एक ले तो मैं सर 10 मिनट। इसको क्लोज कर लेते हैं जब असल क्लोज करके ब्रेक कर लेते हैं ठीक है सर। अब ये मैंने आपको दिखाया था ये एप्लीकेशन है डीबीडब्ल्यू है इसके अंदर एक इशू था ठीक है इसमें ना और भी एप्लीकेशन पड़ी हुई मैं आपको एक मोटेलिटी एट है ये बड़ी मशहूर एप्लीकेशन है ये वनरेबल एप्लीकेशन है ये आज भी लोग इसको यूज करते हैं ठीक है इसमें आपको दिखाता हूँ इसमें भी डायरेक्ट ट्रांसफर का मतलब था अब ये देख रहे हैं आप ये एक और एप्लीकेशन है इसका अगर फॉर्मेट देखें ना आप तो आपको लग रहा है कोई फाइल रीड कर रहा है ये ठीक है तो आप इसमें सबसे पहले तो बंदे को बेसिक पेलोड ट्राई करना चाहिए सबसे पहले इजी पासवर्ड से रीड करें तो आपको इसकी पासवर्ड फाइल नजर आ गई ठीक हो गया तो इसका बेसिक टेस्ट केस यही होता है कि आप एक चीज़ पासवर्ड लिख करें आपको वो नज़र आ जाते हैं फिर आप अगर वो ना नज़र आ रही हो तो फिर आप डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते हैं फिर आप ये इमेजिन करते हैं कि अच्छा क्या पता मैं रूट से बाहर जाता हूँ मैं
शैडो रीड करें सर होती है कि परमिशन बंद ही होगी वैसे तो। विकास भाई, चेक कर, नहीं ये होगी मैं जब डायरेक्टरी ट्रेवर्सल होती है, ये किसी हम स्कैनर से निकाल सकते हैं? ये आप ओएससीपी में तो चैनल यूज नहीं कर सकते ऑफेंसिव में, लेकिन वैसे आप निकाल सकते हो, स्कैनर बता देते हैं। नेसेस वगैरह से पता लग जाता है कि ये वनरेबिलिटी एग्जिस्ट करती है? लेकिन एसएस जो है ना वो वेब एनालिसिस का वेब वनरेबिलिटी स्कैनर नहीं है, वो नेटवर्क वनरेबिलिटी स्कैनर है। ये आपको बर्कसूट से या यूनिटी से नेटस्पार्कर से पता लग सकती एक यूनिट। है, उनसे पता लग सकती है। वर्कसूट से, लेकिन जैप से? बर्कसूट से, हाँ जी, लेकिन बात ये है कि ये ओएससीपी वाले ऑफेंसिव वाले आपको मैन्युअली चीजें करना सिखाते हैं विदाउट टूल्स। तो इसको आप तो इसकी इसकी हद तक आपको ये मतलब टूल तो यूज कर नहीं सकते, तो मैन्युअली चीजें देखनी है। ठीक है। तो ये एक और एप्लीकेशन थी मोटेलिटी, इसके अंदर डेटा रिवर्सल का इशू था, और ये इसको मैंने ऐसे रीड कर दिया। मैं आपको थोड़ा और तरफ लेके जाता हूँ, ठीक है ना। हम चलते हैं एक्सप्लॉइट डीबी की तरफ। ये बहुत जरूरी है, आपने एक्सप्लॉइट डीबी को जरूर देखना है, इससे आपको ना वैरायटी मिल जाती है। अब डीबीडब्ल्यू का एक स्पेसिफिक टेस्ट केस है, डीबी और मेटा मोटेलिटी का स्पेसिफिक केस है, लेकिन एक्सप्लॉइट डीबी में आपको वैरायटी मिल जाएगी। तो अगर आपने एक्सप्लॉइट डीबी से फिर आपने रेड से जब सीखेंगे ना, तो आपने एक्सप्लॉइट डीबी के कुछ स्लाइड्स पढ़ने हैं, तो अगर आपको पढ़ने में कंफर्टेबल है तो आप समझिए कि आपको चीज़ की क्लैरिटी आ गई। तो इस प्रोसेस से आपने ज़रूर गुजरना है। तो वल्नरेबिलिटी आपको पढ़ाई जाएंगी, उसको फिर आपने कुछ टाइम उनका स्पेंड करना है, और ये आप अपने एंड पे करें। और आपको जब प्रॉब्लम फील हो तो आप एक सेशन और बनाएंगे जी, हमने अब डिस्कशन करना चाहते हैं, हमने काफ़ी सारे वल्नरेबिलिटीज़ को जो हमारे स्कोप में थी, हमने इनको इसमें से पढ़ ली, और अपने स्लाइड नोट कर लें, उनके सवाल नोट कर लें, और पहले तो खुद समझने की कोशिश करें, देन आप डिस्कशन में ले आए उसको। तो ये प्रैक्टिस आपने करनी है। मुझे तो ये, मैं इसमें जीरो हूँ बिल्कुल, तो ये कैसे किक स्टार्ट किया जाए? कहीं आप कोई सेशन कराएं इसका, अगर हमें ये इन कोर्स को पढ़ने का। इसका सेशन में आपको करा देते हैं। तो क्योंकि मुझे एटलीस्ट तो बिल्कुल नहीं, ये कोड वोड नहीं पढ़ने आएंगे। ठीक हो गया इस मैं एक चलिए अब जिस अभी कोई कोई से मतलब नेक्स्ट सेशन में कोई से दो तीन कोड आप ले हैं जो है कि कॉमनली यूज होते हैं, तो उनको एक रीड थ्रू करने के लिए फिर। चलें इसको ऐसे करते हैं ना कि ये एक्सरसाइज आप लोग जो बाकी लोग भी हैं एटलीस्ट स्टार्ट करें इस एक्टिविटी को, ठीक है। और देन आप या बाकियों मैं से मैं भी पढ़वाएं, पता लग जाएगा मैं किस किस बातें हैं। मैं भी सेशन करा दूंगा इसके ऊपर, क्योंकि आपको ये लैंग्वेज समझ आनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम आपको इधर ही लेके आएगा। अच्छा अब ये देखिए जी, ये अगर आप गौर करें, क्रिएटर पर्सल की वनरेबिलिटी है इसके अंदर, और ये क्या रीड कर रहा है, विंडोज डॉट आई फाइल रीड कर रहा है, और इसको रीड ये विंडोज डॉट आई फाइल ऐसी ही होती है, उसमें यही पड़ा होता है, ये आप उसमें रीड कर लेंगे, ठीक है जी। एक और मैं आपको स्लाइड दिखाता हूँ, और ये एप्लीकेशन आपको देंगे, वो 2-3 साल के अंदर जो एप्लीकेशन है वही ये एप्लीकेशन देते हैं। तो अब ये देखिए आप, ये आपकी ना अगर एक्सप्लॉइट डीबी समझ रहा है ना, आपको कुछ पार्ट समझ आ जाएगा एक्सप्लॉइट का कि यार ये फाइल रीड कर रहा है, कॉन्फिग प्रोडक्ट की डॉट टीएक्सटी, जैसा मैंने आपको मिसाल दी थी ना कि कोई की फाइल पड़ी हुई है, ठीक है, तो वो आपको किसी तरह से पता लग गई कि यार इस जगह पे पड़ी होती है, मतलब कोई एप्लीकेशन चल रही है इसकी ये की फाइल होती है, तो उस समय भी आप रीड कर सकते हैं। इवन एप्लीकेशन जो आप टेस्ट कर रहे हैं मिसाल है, उसको इंटरनेट पे आप देख लें, हो सकता है उसी की वो की फाइल्स वगैरह पड़ी हो, तो वही आप रीड कर लें। तो ये बेसिकली इसने यहाँ पे ये वाली फाइल रीड की हुई है। अब ये है कि सवाल ये है कि यार रेप्लिकेट कैसे होगा ये चले इस पे मैं कोई मुझे ताहिर भाई या माजिद, आप मुझे बताओ कि ये आप मशीन आपके पास, आपका ये इसी मशीन पे लैंड हो गया, ठीक है, मतलब आपने मशीन एनुमरेट की, यही 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 वाली एप्लीकेशन थी, क्या नाम है इसका, साही प्रो, और आपको ये मिल गया, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, इसको कैसे रीड करोगे? इस पे आप एक इसको मुझे इस पे बताओ, मैं एक कॉल आ रही है, मैं कॉल ले लूँ, इस पे आप देखो, आप इसको चलाओगे कैसे, आपसे सोचो 30 सेकंड, इसको चलाओगे कैसे, इसको किधर चलेगा एक्सप्लॉइटर, कैसे चलेगा, क्या समझ आती है? ये
जी ताहिर भाई। अच्छा, इसमें ना सर ये तो सबसे पहले जो जो आईपी है वो तो उसको चेंज कर लेंगे, वो जो हमारे सिनेरियो के मुताबिक आईपी होगी उसको वो कर हाँ लेंगे, हाँ तो वो फाइल रीड कर लेंगे प्रोडक्ट की। ठीक ठीक और है, नीचे बिल्कुल फिर सही है। उसने फिर वो पाइथन का कोड दिया हुआ आई गेस, वो रिक्वेस्ट और ओएस की, वो फिर उसकी शायद डिक्रिप्शन कर रहा होगा। नीचे करें एक मिनट सर। वो यूआरएल पास कर रहा है और बेसिकली वो जो टेक्स्ट फाइल आपने रीड किया वो पास कर रहा है, तो वो उसको कर रहे हैं सर। अच्छा, इसमें ना देखिए मैं आपको बताता हूँ, बड़ा सिंपल है, कुछ आपने कुछ चीज़ें सही बताई हैं इसमें से। ये इतना एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, ये एक जी हम इसको एग्जांपल ले लेते हैं। ये आपको अभी हम स्लाइड भी नहीं देखते, अब मुझे ये पता लग गया कि मेरा जो ये वाला लिंक है ना, ये वाला लिंक, इसके अंदर इशू है। ठीक हो गया। अब ज़ाहिर बात है, मशीन जो हमारे पास रियल में आई होगी वो, अच्छा मैं इसको एक मिनट, ये इसको ये नहीं, अब ये देखिए ना इसमें मैं एक, अब मैं ना देखिए एक एक्सप्लॉइट है ना, ठीक है, वो चलाने के बहुत से तरीके हैं। वो अब पाइथन एक होता है, देखिए एक का मैनुअली भी हो सकता है, और एक और वो काम किसी आप कोडिंग पाइथन में लिख के भी करा सकते हैं। अब मैं सिर्फ एक आपकी कॉमन सेंस बता रहा हूँ, अभी मैनुअली करना चाह रहे हैं, अभी मैं पाइथन से नहीं चलाना चाह रहा, तो मैं सबसे पहले तो ये चेंज करूंगा। मैं कैसे करता था, ये मिसाल है, ये वाला पार्ट है ना, ये तो जी जो भी मेरी एप्लीकेशन चल रही है ना एग्जाम में, जो उसमें क्या होगा, हो सकता है उसका आईपी ये हो 1.1.1 और उसकी पोर्ट 999 ना हो, उसकी पोर्ट हो 1234। ये मैंने सेट कर लिया। इसके बाद बात आ गई अगली पाथ की, इस पे तो बाद में जाते हैं ना। अब मैं ये देखूंगा जी यार, ये मेरा पाथ एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अब ये पाथ ना मैं ऐसे ओपन करके देखूंगा अपनी एप्लीकेशन के साथ जो मेरी रियल एग्जाम में चल रही है, यार ये मेरा पाथ खुलता भी है नहीं खुलता। उसे कभी कभी ऐसे होता है कि वो आपको पता लग जाता है कि यार पाथ ही नहीं खुल रहा, वो कहेगा जी पाथ ही नहीं है, तो वो हो सकता है उसमें ऐसे हो कि जो आपकी इन्वायरमेंट है वो ऐसी है। ये ये एप्लीकेशन है, उसमें एक और फोल्डर है, उसमें नाम रखा हुआ है जी, मिसाल है मतलब टेस्टिंग। अच्छा, ये बात उसमें पड़ा हुआ है, लेकिन ये इस टेस्टिंग के बाद पड़ा हुआ है, मतलब कोई एप्लीकेशन उन्होंने इधर रखी हुई है। तो जो अब पाथ बनेगा वो टेस्टिंग के बाद बनेगा, ये वाला पाथ। जब आप खोलने हिट करेंगे तो वो हिट हो जाएगी, वो एक्सेस हो जाएगा, ओके। देन फिर आप तो क्या करेंगे, टेस्टिंग टेस्टिंग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सर? से आइडेंटिफाई करेंगे, जब आप एप्लीकेशन इनोमरेट करेंगे ना, मिसाल एप्लीकेशन चलती है, पोलो नाम है उसके एप्लीकेशन का, तो आपको पता लग जाएगा कि जब आईपी डालेंगे और पोलो, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन के पेजेस इनोमरेट कर रहे होंगे, क्लिक कर रहे होंगे, तो ठीक आपको पता लग ठीक है। जाएगा कि यार पोलो पोलो पे एप्लीकेशन चल रही है। ठीक ठीक है, है। तो फिर मेरा पाथ भी डेफिनेटली पोलो के नीचे ही होगा। ठीक है, तो टेस्टिंग हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है। तो फिर एट द आखिरी स्टेज में फिर आप, ये वो है एक्सप्लॉइट को फिक्स करना। अब आपने ये चीज अभी इसमें भूल जाते हैं कि पाइथन में कैसे चलेगा भाई, पहले मैन्युअली तो हमने चला लिया ना, तो मैंने आपको मैन्युअली चलाने का तरीकाकार बता दिया। अगर मैन्युअली पहले समझ लेंगे तो पाइथन से भी चल जाएगा। और मैं कोई मजे का बताऊं, जो वेब की एक्सप्लॉइट है ना, ज्यादातर उसमें आपको एक्सप्लॉइट पढ़ के ना पाइथन ना भी आती हो ना, वेब के एक्सप्लॉइट सारा का सारा बर्ड सूट से चलता है, चल सकता है, या ब्राउजर से चल सकता है, या कर्ल से चल सकता है। मतलब वेब का जो एक्सप्लॉइट है ना, वो इनसे चल सकता है, ये आपने ध्यान में रखें आप। वेब का एक्सप्लॉइट आप बर्ड सूट से भी रेप्लिकेट कर सकते हैं, ब्राउजर से भी, सारे नहीं होते, कुछ हो सकते हैं। ठीक है, मतलब जिसका गेट के अंदर इशू है ना, गेट के अंदर, तो गेट की रिक्वेस्ट आप ब्राउजर से बना सकते हैं। ठीक है ना, तो ब्राउजर कर्ल से बना सकते हैं। कर्ल से तो गेट भी बन जाता है, पोस्ट भी बन जाता है। कर्ल तो पूरा छोटा सा वेब, मतलब समझे कि कर्ल जो है ना, वर्ब
तो नहीं कह सकते उसको, लेकिन कर्ल को आप पैकेट क्राफ्टर कह सकते हैं। वो आपको पूरी रिक्वेस्ट बना देता है, और बर्ब से आप मैक्सिमम एक्सप्लॉइट्स हैं जो बर्ब से रेप्लिकेट कर सकते हैं, और किससे कर सकते हैं, और किसी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से भी कर सकते हैं, मसलन पाइथन से भी। वेब में आपको मैं ये बताऊंगा कि आपको पहले एक्सप्लॉइट देखिए, उसकी पाइथन ना समझे, बल्कि एक्सप्लॉइट आपको वनरेबिलिटी आपको समझ आ जाएगी ना, जब आप वनरेबिलिटी समझ जाएंगे तो आपको एक्सप्लॉइट पढ़ने में आसानी होगी। अगर आप उसको पाइथन में नहीं भी कर सकते ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इधर से ही हो जाएगा आपसे आराम से। अब मैंने जो आपको एग्जांपल दी है, मैं चलाऊंगा ही नहीं पाइथन, मुझे जरूरत ही नहीं एक्सप्लॉइट चलाने की। मैं सबसे पहले ऐसे करूंगा जैसे वैलिडेट हो जाएगा, बस दैट्स ऑल, मैंने रीड कर ली। ये तो उसमें होता है OSW एग्जाम में, कि वो एक मशीन में एप्लीकेशन होती है, उसमें 10 वनरेबिलिटीज होती हैं, जब उनको आपको एट द एंड वो कहते हैं कि एक्सप्लॉइट लिख के दो, और सारे वनरेबिलिटीज को चेन करके RC करके दो, और सारा एक सिंगल शॉट एक्सप्लॉइट होना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं होता। तो और वेब में तो आपने ध्यान में रखना है कि एक्सप्लॉइट इन सारे तरीकों से चल सकता है। उस तो जो पाइथन में वेब की ये खसूसियत है कि वेब की एक्सप्लॉइट को रेप्लिकेट करने के टूल बहुत ज़्यादा हैं। पबसूट से कर सकते हैं, ब्राउज़र से कर सकते हैं, कर्ल से कर सकते हैं, इवन इसके प्लगइन्स होते हैं। आपको पता है फायरफॉक्स के बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं जिसमें प्रॉक्सी वगैरह होती है, या जिसमें आप रिक्वेस्ट को एडिट कर सकते हैं। वो काफ़ी सारी, मुझे उनके भी नाम कुछ याद नहीं आ रहे, और बहुत लंबे, मतलब बहुत सारे तरीके हैं इसको रेप्लिकेट करने के। तो इसलिए हद तक यही है कि ये मैंने आपको ये बता दिया कि मैं समझ गया डेटा ट्रावर्सल है, ठीक है, इसमें से रीड हो रहा है, मुझे क्या मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है। मुझे पता है यार, मुझे ये पाथ पहले, ये मुझे पाथ मिल गया, पहले मैंने पाथ चेक करना है। हो सकता है, जरूर पता है, मेरा आईपी चेंज होगा, पोर्ट चेंज हो सकती है, मेरा फोल्डर का रूट रूट लोकेशन चेंज हो सकती है, वो मैंने वैलिडेट कर लिया, उसको मैंने फाइल रीड की, वैलिडेट हो गया, तो बस ठीक, मैंने पर्पस अचीव हो गया, मैंने रीड करी, मैंने ये काम पाइथन से जरूर करना है, मैं ये ऐसे ही कर लूंगा। तो ये इस तरह है, ठीक है ना। विकास भाई, बाकी ये जो जी, ये जो एक्सप्लॉइट है, ये बेसिकली सिर्फ प्रोडक्ट की फाइल को रीड करने के लिए है, या ये कि कुछ और भी जो इम्पोर्टेंट फाइल्स हैं उनको भी ये निकाल निकाल रहा है? नहीं, ये अभी ये इसमें हर चीज निकाल सकते हैं, लेकिन इन्होंने इस एग्जांपल में ये प्रोडक्ट की निकाली हुई है। अच्छा, ये जस्ट एग्जांपल है। मतलब एग्जांपल भी है विद पर्पस है ना, क्योंकि हो सकता है कि जो एप्लीकेशन है ना, ये सही इसकी प्रोडक्ट की जब आप निकाल लें, तो पता नहीं इसमें आप हो सकता है लॉगिन कर जाएं, या मे बी उसका क्या पर्पस हो। लेकिन ये वही वाली चीज़ है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं फोरम भाई, कि आपको ना कॉमन सेंस अपनी एक्टिव रखनी है, कि आप एक मशीन टेस्ट कर रहे हैं, उस पर एप्लीकेशन चल रही है, ये एप्लीकेशन किसी मकसद के लिए बनी होगी ना, कोई तो कुछ हो सकता है इसकी लाइसेंस की बड़ी इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट की बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो, इससे में भी लॉगिन हो जाता हो, या मे बी ये अटैक इन्होंने रखा हुआ है कमर्शियल पर्सपेक्टिव से, नॉट OSC पर्सपेक्टिव से। तो अगर आप प्रोडक्ट की निकाल लें, तो हो सकता है आप अपने पास लाइसेंस प्रोडक्ट इंस्टॉल कर सकते हो, मतलब ये सॉफ्टवेयर आपने अपने पास इंस्टॉल करना है, तो आप इसका लाइसेंस वहां से रीड करके अपने पास इंस्टॉल कर लें। जो स्क्वाड टीवी पे चीज़ पड़ी है ना, जो स्क्वाड लिखा हुआ है, वो OSCP के हिसाब से तो नहीं बना हुआ, कि मतलब वो एक कमर्शियली बना हुआ है कि यार इसकी कमर्शियल इम्पैक्ट क्या हो सकती है। तो कमर्शियली अगर ये प्रोडक्ट है, इसकी प्रोडक्ट की आपके पास नहीं है, और आपको ये कहीं चलती हुई मिल गई एप्लीकेशन इंटरनेट पे, इसकी प्रोडक्ट की निकालें, अपने पास प्रोडक्ट इंस्टॉल करें, वो की यूज़ कर लें। प्रोडक्ट की वैसे पर्पस तो यही होता है ना, कि उससे आपकी हम्म, प्रोडक्ट किस विंडोज़ की होती है, या हर सॉफ्टवेयर की होती है। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने दिया हुआ है, लेकिन ऑफेंसिव सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है प्रोडक्ट की ना, हो सकता है कोई और की हो जो कि इंपॉर्टेंट हो, तो ये इसको, तो स्क्वाड टीवी पे जो चीज़ पड़ी होगी, ज़रूरी नहीं कि जिसमें जो चीज़ रीड हो रही है आपको एग्जाम में उसी चीज़ को रीड करना है और उसी पे आपने तकिया करना है। ये तो कमर्शियली बने हुए हैं, कमर्शियल इम्पैक्ट के हिसाब से इन्होंने लोगों ने चीज़ लिखी हुई है, आप उसमें से कुछ और भी रीड कर सकते हैं। जी ठीक है। तो डायरेक्ट डाइवर्सिटी से ना आपको वो सारी चीज़ जो कि एप्लीकेशन की अपनी फाइल होती है वो भी ओपन हो जाती है, और ना सिर्फ एप्लीकेशन की, बल्कि विंडोज़ का फाइल सिस्टम भी एक्सपोज होता है, लिनक्स का फाइल सिस्टम भी एक्सपोज हो जाता है, उतना जितनी आपको परमिशन होती है। तो अगर आप इसके जहन में 2 डोमेन्स बनाएंगे, तो एक डोमेन अगर आप एक सर्कल जहन में बनाएं, तो उस सर्कल को रखें वेब एप्लीकेशन की फाइल्स, और एक और बड़ा सर्कल बनाएं, उसमें उस बेसिकली उस ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स रखें, कि यार वो भी हो सकती हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको, अगर मैं आपकी सिर्फ एक इमेज बिल्डिंग के लिए, कि आपका कॉन्सेप्ट जहन में बन जाए अच्छे, अगर हम इधर इस तस्वीर में जाएं, तो ये जो एप्लीकेशन है ना, बेसिक ये जो IIS, और इसका इसका भी एक डोमेन है ना फाइल सिस्टम की, मतलब इसमें भी कोई फोल्डर ऐसी डॉक्स होगा, या एक ये, तो उसके अंदर भी आप घूम सकते हैं, या फिर जहरी बात है, ये जो एप्लीकेशन है ये किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रही है, तो इसका फाइल सिस्टम भी एक्सपोज हो जाता है, लेकिन 100% नहीं होता, 100% हो भी सकता है, डिपेंड करता है ये किस चीज़ पे, ये किस राइट्स पे चल रहा है। तो ये इसीलिए तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम आप चलाते हैं,
तो आपने देखा होगा उस पर एप्लीकेशन चला रहे हो, किस राइट्स पे चला रहे हो, ऑपरेटिंग सिस्टम लॉगिन कैसे, तभी तो लोग कहते हैं, आप देखिए नॉर्मल प्रैक्टिस होती है और लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेटर यूजर बनाते हैं। ठीक है, सर्वर एक डाटा सेंटर बनाया, उसमें 100 सर्वर रखे, 100 सर्वर, हर सर्वर में एडमिनिस्ट्रेटर यूजर भी है और एक आम यूजर भी है। एडमिनिस्ट्रेटर यूजर होता है सिर्फ आईटी एडमिन के लिए। वैसे उमूमन जो सर्वर चल रहा है, मिसाल है उसमें ईमेल सर्वर चल रहा है, उसमें ईमेल की एप्लीकेशन चल रही है, तो सर्वर को कभी भी एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन नहीं करते। सर्वर को लॉगिन करेंगे नॉर्मल यूजर से, वहां से ईमेल सर्वर चलाएंगे, और इस जब सर्वर अगर हैक हो भी गया तो एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस नहीं मिलती। ये एक डिफॉल्ट प्रैक्टिस है जो कि ऑडिट के स्टैंडर्ड, जो कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स होते हैं वो चेक करते हैं। लेकिन इसमें गलतियां भी हो जाती हैं जो कि लोग एक्सप्लॉइट कर लेते हैं, या ऑडिट में नजर आ जाती हैं, या पेन टेस्टिंग में आप मिसकॉन्फ़िगरेशन के अंडर आप निकाल लेते हैं। तो मतलब मशीन चलानी ऐसे चाहिए, लेकिन अक्सर जगह से नहीं चल रही होती। तो तो डायरेक्टरी रिवर्सल्स को आप सीधा सीधा समझे फाइल रीडिंग और उसकी विजिबिलिटी है। विजिबिलिटी रूट फोल्डर के अंदर भी है, वेब के रूट के अंदर भी है, और फाइल सिस्टम के अंदर भी है। उस पर डिपेंड करता है परमिशन पे, और ज़्यादातर यही होता है कि आपको सारी विजिबिलिटी नहीं होती, ज़्यादातर यही होता है। अभी शायद आपको दिखाया था शेडो फाइल नहीं रीड हो रही थी, और ये मैंने वैसे डायरेक्टरी रिवर्सल की वल्नरेबिलिटी ये वाली आ गई, ठीक है। और ये आप उसको देखिए, इसकी एक्सरसाइज लिखी हुई थी कि 10 एक्सप्लॉइट डीबी की एनालिसिस करेंगे, फिर हम उनको एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट का मतलब यही है कि एप्लीकेशन हम इंस्टॉल करेंगे अपनी एनवायरनमेंट में, देन रेडी रिवर्सल की वल्नरेबिलिटीज को चलाएंगे और उसके फाइल्स रीड करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, मजे की बात ये मैं आपको बताऊं, इसमें हर्डल्स वाला एक चीज आएगी कि हर्डल वाला सब्जेक्ट इस ऐसे नहीं तो अगला आ गया। मतलब इसमें हर्डल्स जो है ना, देखें, अब आपने एक फाइल रीड करनी है, ठीक है, उसके जो पाथ है ना उसमें स्पेसिस हैं। इस बताऊंगा ना, मतलब मिसाल है फाइल है सी में, अगर आप जाए ना तो प्रोग्राम होता है, और इस फाइल में ये स्पेस होती है। तो इसको आप इस स्टेज पे कैसे एड्रेस करेंगे, इस स्टेज के ऊपर, ठीक है। तो कुछ चीजें इसमें थोड़ी सी जो आती हैं कि यार इसमें इस अगर ये भी इशू, एक इशू आ सकता है कि फाइल उसमें स्पेस आ रही है, तो उसको क्या करना है, उसमें डबल कोट लगाने हैं, कैसे लगाने हैं। तो छोटी चीजें होती है जब हम इन्वायरमेंट सेटअप कर लेंगे अपने पास, ये वाली, और हम कुछ एप्लीकेशन उस पर इनेबल कर लेंगे, तो फिर उसके अंदर थोड़ा सा प्ले कर लेंगे कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो ये राइट रिवर्सल था। इसमें कोई सवाल है तो पूछ लें, नहीं तो फिर हम ब्रेक में जाते हैं 10 मिनट की। कुछ सवाल है, कुछ चीज़ है तो आप पूछ लें। जी सवाल नहीं है, लेकिन मैं मुझे नहीं है कि एक एप्लीकेशन में बहुत सारे फीचर हो सकते हैं, बहुत सारे पेजेस हो सकते हैं, और हर फीचर की बिहेवियर पर डिपेंड करता है कि उस पर कौन सी वल्नरेबिलिटी एप्लीकेबल होगी। ये चीज़ आपको एक्सपीरियंस से भी आ जाएगी, और ये चीज़ आपको कॉमन सेंस से आपको आज एप्लीकेशन करें आप तो कॉमन सेंस से भी हम अंदाज़ा लगा लेंगे, और लेकिन विद एक्सपीरियंस से आपके अंदाजे बेहतर हो जाएंगे। तो ये इसका एक लर्निंग प्रोसेस है। तो अब फाइल इंक्लूजन भी एक वल्नरेबिलिटी है, ये भी आपको इसका भी, अच्छा, इसका ना जो आइडेंटिफिकेशन है ना, हम उस पर चले जाते हैं पहले। इसकी वही आइडेंटिफिकेशन से जो रिवर्सल की है। अगर कहीं फाइल आपको रीड होती हुई नजर आ रही है किसी एप्लीकेशन के अंदर, तो आप उसमें ये गेस करेंगे कि इसमें रेडी रिवर्सल भी हो सकती है और फाइल इंक्लूजन भी हो सकती है। ठीक हो गया, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन। और इनका मसला क्या है, मसला बड़ा आसान है। पीएचपी की एप्लीकेशन में ना, वैसे ज़्यादातर पीएचपी में होती है, ठीक है। पीएचपी की जो एक लैंग्वेज है उसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं। एक फंक्शन होता है इंक्लूड का, सही हो गया। वो इसलिए होता है इंक्लूड का फंक्शन कि जब पीएचपी का डेवलपर कोड लिखता है तो वो ये कहता है कि जी एक कोड लिखूं 10,000 लाइनों का, वो तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो मैं ऐसे करता हूँ कि मल्टीपल उसको बना लेता हूँ, एक कोड लिखता हूँ, 100 के 10 लिख लेता हूँ। तो जो एक मेन कोड होगा उसमें बाकियों को इंक्लूड करवा लेता हूँ। तो पीएचपी में एक इंक्लूड का फंक्शन इसलिए लगा हुआ है कि बजाय कि एक ही पीस ऑफ कोड को इतना बड़ा किया जाए, तो उसको सेग्रीगेट अलग अलग फाइलें बनाई जाए और उनको इंक्लूड करा लिया जाए। तो इंक्लूड के नाम से ही फंक्शन आता है पीएचपी में, और वो क्या करता है कि पेज में इंक्लूड कर देता है। मिसाल है, आप एक मिसाल देता हूँ कि आपका एक एप्लीकेशन है, उसमें आपने आप एक कोड लिख रहे हैं, ठीक है जी, ताहिर भाई ये कोड लिख रहे हैं, ठीक है जी। उसमें आपने जी ये कोड में लिखा, आपने पहले आपने स्टेज में डाला जी कि इसमें आपने कोई कोई काम करना है जी, मतलब कैलकुलेटर, दो चीज़ों को ऐड, चले ऐड करना है, फिर आपने करना है सब्ट्रैक्ट करना है, फिर आपने मल्टीप्लाई करना है। ये आपकी एप्लीकेशन है, ऐसी केस स्टडी बना रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको एक, आपके पास क्या ऑप्शन है जी कि इसको एक ही पीएचपी फाइल में सारा कोड लिख दें, ठीक है। ये आ गया सर। अब आप जाते हैं स्मार्टली। स्मार्टली नहीं यार, मैं मुझे ये समझ में नहीं आ रही। तो आप ऐसा करें कि एक पीएचपी की फाइल आपने बनाई, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आपने एक और फाइल बनाई
ऐड डॉट पीएचपी, आपने सब्ट्रैक्ट डॉट पीएचपी बनाई, आपने मल्टीप्लाई डॉट पीएचपी बनाई, एक और आपने मेन फाइल बनाई मेन डॉट पीएचपी। इस फाइल में इनको इंक्लूड करा लें। मैं एक सूडो कोडिंग कर रहा हूँ, थोड़ा सा सिंटेक्स को फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन मतलब ऐसे ही मिलता जुलता ही होता है इसका सिंटेक्स। इसको इंक्लूड करा लें, ठीक हो गया। अब मैं आपको ये केस दुनिया में लेके जा रहा हूँ, जो ये वो दुनिया है जहाँ पे कोड डेवलप हो रहा है, ठीक है ना। और आपको पता है एप्लीकेशन अगर आप टेस्ट कर रहे हैं तो उसका आपको पूरा लाइफ साइकिल जितना अच्छा क्लियर होगा तो आपकी उतनी अच्छी पेन टेस्टिंग करेंगे। तो देखें डेवलपर ये बना रहा है, ठीक है। अच्छा जी, ये चीज़ बन गई उसने। अब एप्लीकेशन आपके पास आ गई, एक यूआरएल आपके पास आ जाएगा इस शक्ल में। हम इसके ऊपर वाली यूआरएल कॉपी कर लेते हैं जो हमने, मिसाल है ये आ गया जी। तो हो सकता है ये मतलब ये जो, इसको मैं नाम चेंज कर देता हूँ। मैंने रखा था ना मेन डॉट पी एच पी, मिसाल है मेन डॉट पी एच पी। अच्छा, अब आपने कोड इसमें आप देखें, अगर आप इस कोड में देखें ना, इस कोड में क्या हो रहा है। इस कोड में जो है ना वो कोड एक मेन डॉट पीएचपी की फाइल में 3 फाइलें इंक्लूड हो रही हैं। ये तो वो हो गया जो कि फिक्स हो गया, ठीक है। अब आप ये करते हैं, कोड को चेंज करते हैं, हम एक और सिनेरियो बनाते हैं। कोड चेंज कर दिया। कोड चेंज में क्या किया आपने, मैं इसको निकाल देता हूँ, सिर्फ पॉइंट ऑफ फोकस पे आते हैं, अपने सिनेरियो में आ जाते हैं। आपने इंक्लूड डॉट पीएचपी में ना ऐड डॉट पीएचपी नहीं किया, आपने इसमें यूजर से इनपुट ले ली, $_गेट, ठीक है। और नाम होगा इसका स्क्रिप्ट। मैं आपको ना बिल्कुल कोरिलेट कर रहा हूँ बैकएंड कोड को और फ्रंट एंड यूआरएल को। जब इस तरह का कोड होगा ना, तो इसका मतलब ये है कि यूजर से ये इनपुट, जो भी यूजर जो फाइल कहेगा वो इंक्लूड होगी। इस वाले में, पिछले वाले में क्या था, फिक्स कर दिया आपने। तो फिक्स कर दी तो इसमें तो कोई वल्नरेबिलिटी नहीं है ना, इसमें तो कोई यूजर इंटरेक्शन है ही नहीं। लेकिन आपने चेंज की कोड में ये कोड ये बना दिया, और वो आपको यूआरएल की शक्ल में ऐसे नजर आएगा। आपकी मेन डॉट पीएचपी है, उसमें स्क्रिप्ट का ये फंक्शन है, और इसको भी भूल जाए। तो ये आप कोई भी फाइल इसको इंक्लूड करा दें। तो आप इनोसेंट थे, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यूजर क्या करेगा। यूजर आप भी इनोसेंट थे, यूजर भी इनोसेंट था, वो ऐड डॉट पीएचपी इंक्लूड कराएगा, ठीक है। वो जी कराएगा जी, सब्ट्रैक्ट डॉट पीएचपी इंक्लूड कराएगा, ठीक है जी। वो जी इंक्लूड कराएगा जी मल्टीप्लाई डॉट पीएचपी। लेकिन बीच में एक यूजर था, वो बहुत तेज था, वो था जी नुमान। नुमान कहते जी मैं ये क्यों कराऊं, मैं तो ये करा देता हूँ, ठीक, और करा देता हूँ। तो वो सोचेगा टैकर पर्सपेक्टिव में। तो ये एक एप्लीकेशन है जो कि सिक्योरिटी के बंदे ने कुछ नहीं पता, उसने ऐसे बना दी। उसका बैकएंड इस तरह का होगा, एक फाइल होगी मेन डॉट पीएचपी, ठीक है। अब आपका जहन क्लियर होना चाहिए, हो सकता है कि यहाँ पड़ी हो, आपके मेरे ख्याल में यहाँ पड़ी होगी। अब आपको ना आर्किटेक्चर में इसको मैप खुद ही कर लिया करें, यहाँ पड़ी होगी फाइल होगी, उसका ये कोड इस तरह का होगा, उसमें यूजर से इनपुट ऐसे ली जा रही होगी, और यूआरएल उसका इस तरह का होगा, फ्रंट एंड से वो ऐसी नजर आएगी, उसमें ये चीजें ऐड हो सकती हैं। ये इनोसेंट मूव है और ये अटैकर मूव है। तो ये बेसिकली फाइल इंक्लूड का मैंने आपको बता दिया, ये होती है फाइल इंक्लूजन वल्नरेबिलिटी, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें मजे की बात ये है कि आपको मैं एक बात बताऊं, ये आपको लग रहा होगा मैं इसमें रीड कर सकता हूँ ना खाली %, तो उसमें उसमें क्या फर्क हो गया। लेकिन इसमें ना इसके दो नुकसान आते हैं, दो इम्पैक्ट हैं, दो इम्प्लीकेशन है, कोई भी नाम दे दें। एक तो इसमें से आप फाइल रीड कर सकते हैं, दूसरा ये फाइल एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसके अंदर कोई अ, इस इनपुट में अगर कोई सादा टेक्स्ट फाइल आएगी ना तो वो रीड हो जाएगी। ये फंक्शन का इंक्लूड के फंक्शन का बिहेवियर इस तरह का है। और अगर इसके अंदर कोई पीएचपी फाइल आएगी तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। क्योंकि इंक्लूड मैंने आपको बताया था कि ये बना इसलिए है कि या तो मैं एक ही फाइल में सारे फंक्शन डाल दूं, ठीक है, मतलब या फिर उनको अलग अलग बना के एक फाइल में इंक्लूड करा लूं। पर्पज ये है कि एक स्क्रिप्ट है जो स्टेप बाय स्टेप चले। तो इंक्लूड का फंक्शन का काम ही होता है कि जो फाइल होती है वो उसको एग्जीक्यूट करता है। तो अगर सप्लायर ने पीएचपी फाइल दे दी तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, और अगर आपने कोई टेक्स्ट फाइल दे दी या नॉन पीएचपी फाइल दे दी तो वो रीड हो जाएगी। तो ये इसका इम्पेक्ट है। अच्छा, अब आप कहेंगे जी कि मैं पीएचपी फाइल कौन सी दूं। सही सवाल है कि यार मैं रीड रीड वाली पोजीशन पे, अगर आप इसको देखें ना, इस मसले को रीड वाली पोजीशन पे, तो ये वही केस है जो हमने डिस्कस कर लिया सिनेरियो से रिवर्सल के अंदर, कि रीड में आप क्या कुछ खेल सकते हैं।
ठीक है, रीडिंग की हद तक तो यही है, लेकिन एग्जीक्यूशन की बात करें जहाँ पे पीएचपी फाइल लेनी है, तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ जस्ट फॉर आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए, कि आप इसमें कौन सी ऐसी पीएचपी फाइल देना चाहेंगे जो कि आपकी कोड एग्जीक्यूशन, आप कौन सी पीएचपी फाइल इसमें रीड करना रिवर्स चाहेंगे? रिवर्स शेल की अच्छा PHP। ठीक है, अच्छा जवाब, और बताएंगे, अच्छी बात है, आपने अच्छा जवाब दिया, और बताएं। ताहिर भाई सोचे सोचे, तब तक मैं आपका सिनेरियो बना रहा हूँ, आप सोचें। क्यों नुमान? सर ये डिपेंड करेगा ना, अब पहले थोड़ी सी इसके लिए आपको इंफॉर्मेशन निकालनी होगी कि आप कौन से इंक्लूड कर रहे हैं। अच्छा मैंने इन्फॉर्मेशन निकाल ली, मुझे पीएचपी की फाइलें पता लग गई, तो मुझे इंक्लूड करनी चाहिए, क्या फायदा होगा उनका मुझे? पीएचपी इंक्लूड करने इस तरह नहीं है ना कि हमने सिर्फ पीएचपी इंक्लूड करनी है, अच्छा फिर आप डिफरेंट मेरे ख्याल से तरीके आप कर सकते हैं, LFI टू RC। अच्छा, बोलो बोलो, एक्सप्लेन करो, आप क्या कहना चाह रहे हो? सर वे ये कह रहा था कि अब ज़रूरी तो नहीं हम ये वाली पीएचपी इंक्लूड करें, हम पीछे इसको क्या कहते हैं, अगर अगर ऐसा हमारा सिनेरियो है कि हमारे पास फाइल अपलोड की अगर कहीं से भी कोई फंक्शनैलिटी है, फिर तो सही है, फिर तो आप कोई फाइल अपलोड करके तो आप शेल ले सकते हैं। इसके अलावा आपको अच्छा अब एक एक मिनट, इधर इधर ही रुकते हैं, फाइल अपलोड पे आप इसका स्टेप बताओ, क्या क्या स्टेप्स होंगे? फाइल अपलोड पे तो सर इस तरह मतलब करके होगा कि आप अटैक, आप ना अटैक वेक्टर बताओ कि ठीक है, मतलब अभी बताओ कि फाइल अपलोड करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर मशीन, अटैक वेक्टर पूरा बताओ आप। जी जी अ, अगर हमें फाइल अपलोड की फंक्शनैलिटी मिल जाती है तो हम फाइल एक PHP का वेब शेल क्या कहते हैं हम्म हम्म वो हम सही है, उसमें कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करके उसको अपलोड करेंगे, ठीक और है। फिर हम वो फाइल सबसे पहले ढूंढेंगे कि वो अपलोड किधर हुई है, उसके लिए हम फजिंग वगैरह कर सकते हैं। अगर हमें वो फाइल मिल जाती है तो फिर हम उसको ये LFI के थ्रू यानी उसको एक्सेस करेंगे तो हमें वेब शेल मिल जाएगा। ठीक है, और किसी बस को अटैक वेक्टर है, बताएं। बेसिकली सर इसमें वेब शेल भी इंक्लूड किए जा सकते हैं, प्लस अगर ये यूज़र सैनिटाइजेशन अगर नहीं हो रही तो हम पूरा का पूरा CMD, अगर विंडोज़ के केस में cmd.exe या वो, अच्छा नहीं वो फिर कमांड एग्जीक्यूशन में आ जाता है, वो भी इसके थ्रू हो जाता है सर, के नहीं होता? देखिए, आपने अब ये गलती अच्छी लगी मुझे, चीज जो आपने की है, गलती इसलिए अच्छी लगी कि आपने cmd.exe को इंक्लूड करवा दिया, ठीक है। अच्छा, अब पहली बात ये चाहिए, ठीक है, अगर विंडोज की मशीन है, ठीक है, विक्टिम विंडोज का है, तो उसमें cmd.exe तो पड़ी होगी, हाँ तो बात ठीक है। cmd.exe इंक्लूड कराएंगे तो ये जाएगी, देखें, ये फंक्शन है, ठीक है, आपको ये देखना पड़ेगा, इंक्लूड का फंक्शन वही कर, इंक्लूड का फंक्शन पीएचपी का फंक्शन है, ये सिर्फ पीएचपी की फाइल्स इसमें इंक्लूड हो सकती हैं, जिनको अगर पीएचपी की फाइल, मैंने आपको बताया था, अगर पीएचपी की फाइल इंक्लूड होगी तो एग्जीक्यूट हो जाएगी, और नॉन पीएचपी की होगी तो वो रीड हो जाएगी। जब आप cmd.exe इसमें इंक्लूड कराएंगे ना, तो cmd.exe की जो बाइनरी है ना, जो कि अगर आप उसको एक्स एडिटर में खोलें या किसी टेक्स्ट एडिटर में खोलें, वो आपके पास खोल जाएगी, ना कि वो cmd डॉट, क्योंकि आपके, देखिए ये चीज़ ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गलती बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नया बंदा होता है ना, वो समझे कि, मतलब देखिए ना, एक गाड़ी उसका इंजन है, तो प्लग ने अपनी जगह पे लगना है, ठीक है ना, आप ये नहीं होगा प्लग जो है ना वो जहाँ पानी डालते हैं वहां लग जाएगा, सही है। एक चीज की, हर चीज की एक सेंस है ना, वो वहीं लगेगी, तो अगर ये मसला फाइल इंक्लूजन का है और ये मसला बैकएंड पे इंक्लूड का फंक्शन उसके अंदर होता है, तो आपको समझना पड़ेगा इंक्लूड करता क्या है। इंक्लूड पीएचपी की फाइल को चला देता है, नॉन पीएचपी को दिखा देता है, ठीक है। तो आप अगर cmd.exe विक्टिम से आप उसमें से इंक्लूड करा देते हैं, एडिटर से उसका पाथ दे देते हैं, सी विंडोज सिस्टम सारे टू cmd.exe, ठीक है, वो उसको रीड कर लेगा, ना कि वो उसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। एग्जीक्यूट से पीएचपी की होगी, तो cmd.exe की बाइनरी की शक्ल देखना, जो कि इतनी वैसी खौफनाक है, किसी पर्पस के लिए नहीं है, तो मतलब ये, तो आप, ये हमें किसी, हमें कोई काम नहीं देगा ये, ठीक है ना।